तो मूसल और खरल में डाल के मतलब हमाम दस्ता में यकृत या पत्ती के उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल में डालकर जब पीसेंगे तो उससे क्या मिलेगा, कड़दम मिलेगी, स्लरी मिलेगी। अब इस स्लरी को क्या करना है, किसी फ्लास्क में लेना है और उसको कपड़े से निचोड़ना है, कपड़े से क्या करना है, उसको फिल्ट्रेशन करना है। तो हमें क्या मिलेगा, फिल्ट्रेट निस्यंदन मिलेगा। अब ये निस्यंदन अम्ल में घुल कर नीचे आया तो जो भी इसके अंदर पदार्थ होगा वो अम्ल में घुलनशील होंगे, और वो अम्ल में घुलनशील है तो हम इसे क्या कहेंगे, सूक्ष्म अणु या माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। और जो कपड़े में रह गए हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, दीर्घ अणु, और उसको हम क्या बोलते हैं, धारित बोलते हैं। ठीक है, तो अघुलनशील अम्ल में अघुलनशील होंगे तो वो कैसे हैं, दीर्घ होंगे, वृहत अणु होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब ये हमने किसका देख लिया, हमने निकाल लिया कि क्या ढूंढने हमने, घुलनशील सूक्ष्म और दीर्घ क्या है, ये कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम अकार्बनिक पदार्थ को अलग करने की बात करें तो थोड़ा भिन्न प्रयोग होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पदार्थ को तोलकर एक नम्य उसमें जो भार लेंगे, जैसे इसी में हमने भार ले लिया, अब उसको शुष्क कर लेंगे, है ना। शुष्क मतलब कि उसको सुखा लेंगे। ठीक है, सुखाने के बाद उसमें से संपूर्ण जल क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, मतलब उड़ जाएगा। अब जल हो ख़त्म हो गया, अब ये जो बचा हुआ पदार्थ है उसको उसका भार प्राप्त कर लेंगे। अब यौगिक को जला देंगे। अब ये जलाएंगे तो वो जो कार्बनिक कंपाउंड होगा वो सब क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, अब बचे हुए पदार्थ जो ऐश होगी, जो भस्म होगी, वही अकार्बनिक तत्व होंगे उसमें, और यही अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। मतलब यही, मतलब जो भस्म, जो बचे हुए भस्म हो, जो बचे भस्म नहीं हुए क्योंकि वो अकार्बनिक पदार्थ थे, तो यही क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है, जिसको तोल कर उसका हम क्या कर सकते हैं, एग्जामाइन करके बता सकते हैं क्या है उसमें अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं। अब देखेंगे हम जैव अणु, जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, कार्बनिक कंपाउंड जो है उनको किस तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में, जो 10 से 15% मिल लेते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट जो 3% मिल लेते हैं, फिर लिपिड जो 2% मिल लेते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हमारे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, जो कि कितने मिल लेते हैं, 5 से 7%, जो आरबीसी कह रहा हूँ, जो कि डीएनए और आरएनए में बटे रहते हैं, और लास्ट में एंजाइम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम प्रोटीन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रोटीन कार्बनिक कंपाउंड में प्रथम स्थान होल्ड करता है सेल में। तो जो कार्बनिक कंपाउंड है, जैसे मैंने बोला था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब में सबसे पहले कौन सा, प्रोटीन। और प्रोटीन का मतलब ही प्रथम स्थान है, सर्वप्रथम स्थान। और ये शब्द जो है वो किसने दिया था, बर्ज़लिख, है ना, बर्जीलियस ने, किसने शब्द दिया था, ये बर्जीलियस ने प्रोटीन शब्द दिया था। बर्जीलियस ने 2 पॉइंट हो गया। सबसे पहला प्रथम स्थान बर्जीलियस, और तीसरा जो है वो है सेल में कितने प्रतिशत, 10 से 15%, और चौथा स्थान ये है कि अमीनो अम्ल से बने होते हैं। अब ये अमीनो अम्ल क्या है, अमीनो अम्ल के बारे में देखेंगे। अमीनो अम्ल से बने होते हैं तो मानव में देखो भाई 300 से ज़्यादा अमीनो अम्ल मिलते हैं, है ना, और पर केवल 20 अमीनो अम्ल हैं जो कि प्रोटीन निर्माण करते हैं। तो इतना समझ में आता है। उसके बाद अब देखो कौन से, जैसे कि मैं एग्जांपल हूँ, कौन से ऐसे अमीनो अम्ल जो प्रोटीन निर्माण नहीं करते, जैसे कि ऑर्निथिन, है ना, सिट्रुलिन, गाबा, ये सब जो है, ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, गाबा, ये सब जो है अमीनो अम्ल है जो कि प्रोटीन का निर्माण नहीं करते, केवल 20 करते हैं। ठीक है, और ये 20 जो होता है वो प्रोटीन विषम बहुलक होता है। विषम बहुलक मतलब कि अलग अलग अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है प्रोटीन। ठीक है, वे प्रतिस्थापित, अब देखो एक जैसे अमीनो अम्ल से प्रोटीन ही बनेगा, अलग अलग अमीनो अम्ल से मिलकर एक प्रोटीन बनता है। तो वे प्रतिस्थापित कार्बनिक यौगिक जिस पर अमीन समूह, अब देखो ये जुड़ते कैसे हैं, तो मिलेंगे कैसे, जुड़ेंगे कैसे, और जुड़ेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेंगे, ये सब देखेंगे। तो वे प्रतिस्थापित कार्बनिक यौगिक, अब ये कार्बनिक यौगिक क्या होता है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड बनते हैं, जिस पर अमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह ये दोनों जुड़े होते हैं। अमीन समूह होगा एक कार्बोक्सिल COH और NH2 जुड़े होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन या अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक परिवर्तनशील समूह होता है, क्रियात्मक समूह, जो कि अमीनो एसिड अलग अलग बनाता है, वो तो बैकबोन हो गई। और एक क्रियात्मक समूह होता है जिससे हम परिवर्तनशील समूह बोलते हैं, R, जो कि अलग अलग होकर अमीनो अम्ल अलग अलग बनाता है। अब ये अमीनो अम्ल जो 20 प्रकार के, एक तो एसेंशियल होते हैं और एक क्या होते हैं,
नॉन एसेंशियल होते हैं। एक तो अनिवार्य आवश्यक होते हैं और एक आवश्यक नहीं होते, जिन्हें हम अनावश्यक या अनिवार्य बोलते हैं, अनिवार्य बोलते हैं। अब ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व नहीं, ऐसे अमीनो अम्ल जो कि भोजन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं ना, वे होते हैं हमारे अनिवार्य, और जो भोजन के द्वारा प्राप्त नहीं किए जाते उसमें हम हमारे लीवर में, बॉडी में बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनिवार्य, अनावश्यक, नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल कौन कौन से होते हैं? 10 होते हैं, और वो भी 10 होते हैं। तो 10 कौन कौन से थे? इनकी ट्रिक है याद करने की, VIP हॉल में TT। और जो हमारे 10 नॉन एसेंशियल, उनकी जो ट्रिक है वो है पार्सर की टेबल चेयर पर 3 आम 3 गाजर। इस तरीके से हम याद कर सकते हो। तो पहले आवश्यक जो एसेंशियल जो हमारी बॉडी में नहीं मिलते, हम पोषण द्वारा, भोजन के द्वारा उन्हें ग्रहण करते। कौन कौन से? वेलाइन, आइसोल्यूसाइन, पी से हमारा हो गया फिनेल एलेनिन, और हिस्टिडिन, आर्जिनिन, और फिर हो गया ल्यूसाइन, लाइसिन, और हमारे दो जो है ना, और फिर है मिथिनिन, है ना, फिर हो गया हमारे थ्रियोनिन, और फिर हो गया हमारा क्या नाम है हमारा, ट्रिप्टोफैन। ठीक है। कौन कौन से? वेलाइन, आइसोल्यूसिन, फिनेलेनिन, और हिस्टिडिन, आर्जिनिन, ल्यूसाइन, लाइसिन, और मिथिनिन, और ट्रिप्टोफैन, और थ्रियोनिन। तो ये सारे हमारे हो गए कौन से? 10 आवश्यक एसेंशियल अमीनो अम्ल। अब 10 अनावश्यक नॉन एसेंशियल जो कि हमारी बॉडी में बनने कौन कौन सी है? प्रोलीन, है ना, ये पार्सर की टेबल चेयर पर 3 आम 3 गाजर, प्रोलीन, है ना, प्रोलीन, सीरीन, है ना, सीरीन, टायरोसिन, है ना, टायरोसिन, और फिर होगा सिस्टीन, और फिर एलेनिन, है ना। अब 3 A आएगा, फिर 3 G आएगा। एलेनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, और फिर ग्लिसाइन, है ना, ग्लिसाइन, ग्लूटामिन, है ना, और ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड ये कौन है? देखो फिर से नाम देते हैं, प्रोलीन, सीरीन, टायरोसिन, सिस्टीन, एलेनिन, एस्पार्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक और ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन और ग्लूटामिक एसिड। तो ये कौन से हैं? 10 नॉन एसेंशियल, अनिवार्य, आवश्यक। ठीक है। अब देखेंगे हम इम्पोर्टेंट इसमें, देखो क्या क्या बातें, कुछ तत्व है, कुछ फैक्ट है जो कि हमें याद रखने। सबसे सरलतम जो अमीनो अम्ल है वो कौन सा? ग्लाइसिन है, जिसमें से केवल सी बॉन्ड H और बॉन्ड H, मतलब C बॉन्ड H जुड़ता है। ठीक है। रिएक्टेंट में H जुड़ जाता है, वैसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमीन समूह रहेंगे। ठीक है। अब जटिलतम सबसे ज़्यादा कौन सा है हमारा? जटिलतम है हमारा लास्ट वाला जो उसका था, क्या नाम था उसका? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो था वो सबसे जटिलतम होता है। सर्वप्रथम खोजा गया कौन सा? एस्पारेजिन। और जो आखिर खोजा गया था वो कौन सा? थ्रियोनिन, है ना। और डबल अमीनो अम्ल कौन सा है? देखो जो अमीनो अम्ल से बना सिस्टीन जो है सिस्टाइन। तो ये 5 हो गया। और सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होते हैं जो कौन कौन से? एक तो सिस्टीन हो गया, एक मिथिनिन हो गया। ठीक है। मिथियोनिन। तो ये हमारी 6 कुछ फैक्ट है जो याद रख रहे हैं। सरलतम, ग्लिसाइन, और जटिलतम जो है हमारा कौन सा हो गया? जटिलतम जो हो गया वो हो गया हमारा ट्रिप्टोफैन। और जो सबसे पहले जो खोजा गया था एस्पार्जिनिन, और जो सबसे आखिर में खोजा एस्पार्जिन, और जो सबसे आखिर में खोजा गया था, है ना, वो कौन सा है हमारा? थियोनिन। हाँ, थियोनिन। और जो डबल अमीनो अम्ल से सिस्टाइन बना था, और सल्फर युक्त जो होता है वो मिथियोनाइन, और कौन सा? सिस्टीन। तो ये हो गया हमारे फैक्ट्स कुछ जो कि नीट के उससे दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटीन का निर्माण किस तरीके से? देखो प्रोटीन जो होता है वो उसका निर्माण अमीनो अम्ल के जुड़ने से होता है। अमीनो अम्ल किस प्रकार जुड़ेंगे ये भी अब हमें आंसर मिल जाएगा। किस तरीके से जुड़ेंगे और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? ये जुड़ते हैं कौन से जुड़ते हैं? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज नामक कुछ होता है ना, उससे जुड़ते उससे, है ना, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज द्वारा जुड़ते हैं। और ये कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज द्वारा जुड़ते हैं ना।
जिसमें H2O अलग होती है। तो इनके कौन जुड़ते हैं, इनके अमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह ये आपस में जुड़ते हैं, जिसमें H2O अलग होती है और इसी को पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज करें, और जो बॉन्ड बनाते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज। ठीक है, H2O अलग हो गई है, जिसमें OH और H अलग हो जाती है और हमारे C और N आपस में जुड़ जाते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह और कौन सा, अमीन समूह। ठीक है, अब देखो भाई, जब इनका हम सिरा देखेंगे तो जो पहला सिरा है जिसको हम N सिरा, N टर्मिनल बोलते हैं, तो प्रारंभिक जो अमीनो अम्ल है वो कौन सा होता है, N सिरा। N सिरे से N टर्मिनल जो कि जिसमें नाइट्रोजन अमीन समूह रहता है, और जो आखिर जो सिरा है जिसको हम C टर्मिनल बोले, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल रहता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल इस लास्ट में रहता है, इस वजह से हम बोल रहे हैं इसे लास्ट का C टर्मिनल, और उसे बोल रहे हैं C सिरा, और उसे बोल रहे हैं N टर्मिनल, N सिरा। अब प्रोटीन के प्रकार देखेंगे। देखो भाई, हमने अमीनो अम्ल तो अमीनो अम्ल को जोड़ दिया, प्रोटीन बन गया। प्रोटीन के प्रकार होते हैं, एक सरल होता है, एक जटिल होता है। सरल वे होता है जिसमें सिर्फ अमीनो अम्ल से बने होते हैं, और जटिल वो जिसमें अमीनो अम्ल के साथ एक क्या रहता है, एक प्रोस्थेटिक समूह रहता है। प्रोस्थेटिक समूह रहता है मतलब अमीनो अम्ल के साथ अप्रोटीनीय भाग होगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, ये सब जुड़ते हैं ना। तो सबसे सरल प्रोटीन कौन से, देखो भाई 5 मतलब इस कौन से प्रोटीन, 5 प्रोटीन है, कौन कौन से, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन जो कि हमारे रक्त, अंडे और किस में मिलते हैं, रक्त, अंडे और दूध में मिलते हैं। केराटिन जो कि बालों वगैरह में रहता है, ठीक है, नाखून, त्वचा में, और सींगे जो जानवरों के रहते हैं उसमें। और ग्लूटेन जो कि गेहूँ वगैरह, ग्लूटेन है ना, जो कि गेहूँ वगैरह में होता है, जो लचीलापन देता है। ठीक है, और हिस्टोन जो होता है वो किस में रहता है, केंद्रक में रहता है हिस्टोन। ठीक है, तो ये 5 हो गए जो कि सरल थे, सरल जो सिर्फ अमीनो अम्ल से बने होते हैं। अब जटिल कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स कौन से प्रोटीन होते हैं। देखो भाई, इनके एग्जाम्पल जिसमें कि क्या जुड़े होंगे, कोई क्या नाम था उसका, प्रोस्थेटिक समूह कोई होगा। ठीक, अप्रोटीनीय समूह होगा। कौन, जैसे पहला है न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब कि जिसमें कि क्या होंगे, न्यूक्लिक एसिड होंगे, हाँ, आरएनए और डीएनए रहेगा, जिसमें से एक उदाहरण है आरएनए के साथ जब प्रोटीन होता है तो राइबोसोम का निर्माण, तो राइबोसोम न्यूक्लियो प्रोटीन का उदाहरण है। दूसरा हमारा कौन सा होगा, क्रोमो प्रोटीन। क्रोमो प्रोटीन, जो क्रोमो मतलब होता है वर्णक, क्रोमो वर्णक होता है और साथ में प्रोटीन जुड़ेगा, जैसे कि किसमें हमारा है, इसमें हीमोग्लोबिन है, हीमोसाइनिन। हीमोग्लोबिन एक रक्त में रहता है, और हीमोसाइनिन रक्त भी रहता है जो कि लाल रंग देता है, और हीमोसाइनिन नीला रंग देता है। ठीक है, और हीमोसाइनिन में रहता है कॉपर, इसमें रहता है आयरन। ठीक है, अब तीसरा है फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन मतलब फॉस्फेट समूह प्रोटीन रहेगा। इसका उदाहरण कौन सा है, इसका उदाहरण थोड़ा सा कैसीन है ना। फॉस्फो प्रोटीन का उदाहरण कैसीन जो दूध में रहता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लाइकोजन या ग्लूकोज से याद रखना, कार्बोहाइड्रेट जिसमें रहेंगे वो प्रोटीन रहेगा, जैसे कि अंडे की यॉक, नहीं म्यूसिन है ना, म्यूसिन लार में रहता है, और जैसे कि श्लेष्मा नाक वगैरह में, श्वास नली में रहती है। ठीक है, श्लेष्मा म्यूकस, तो क्या है, म्यूसिन लार वगैरह में जो चिकनाहट, लुब्रिकेशन देता है। सर चिकनाहट, जब खाते भोजन चबाते तो उसमें क्या आता है, भोजन में लार होती है ना, चिकनाहट जो देती है, ताकि आराम से वो श्वास नली से भोजन उतर जाए। इसी तरीके से श्लेष्मा रहती है नाक और श्वास नली में, म्यूकस जिसे हम कहते हैं, और पेट में भी रहती है ना, हमारी आंतों में। उसमें लिपोप्रोटीन आखिरी है, जिसमें लिपिड और प्रोटीन से बनते हैं, और जो कि उदाहरण है एग वगैरह की यॉक का, पीतक का। ठीक है, अब प्रोटीन की संरचना कैसी होती है। देखो, हमने प्रोटीन तो देख लिए, एक तो सरल था, एक जटिल था। सरल जिसमें अमीनो अम्ल होंगे, और जटिल जो कि के जैसे इसमें क्या होंगे, प्रोटीन के अप्रोटीनीय समूह रहेंगे। ठीक है, तो अभी हमने प्रोटीन बना लिया। अब प्रोटीन की संरचना क्या होगी, लास्ट टॉपिक है। तो प्रोटीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसे, जैसे इसमें कि 4 स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, और तीसरा होता है हमारा टर्शरी और क्वाटरनरी। ठीक है, टर्शरी, तृतीय और चतुर्थ, क्वाटरनरी। तो पहली है प्राइमरी, प्राथमिक प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसमें कि सरलतम क्या होगी, सरल सीधी श्रृंखला होती है।
है ना, जिसमें अमीनो अम्ल जो होते हैं सरल श्रृंखला होती है और सबसे ज़्यादा अस्थायीता अनस्टेबल होते हैं, जिसमें क्या गर्म कराई टूट जाएंगी श्रृंखलाएँ। ठीक है, तो ये पहली प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गई। दूसरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की कैसी होती है, एक अल्फ़ा हेलिक्स रहता है और बीटा शीट रहती है। अल्फ़ा हेलिक्स को हम कुंडली बोलते हैं, बीटा प्लेटेड रहती है। तो ये कैसी होती है, देखो इस तरीके घुमावदार हेलिक्स रहती है और प्लेटें प्लेट जैसी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तीसरी टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। टर्शरी में क्या रहता है, बहुत सारी हेलिक्स आपस में जुड़ी रहती हैं, है ना, जिससे एक मतलब कि एक ऐसी झालर जैसी या ऊन जैसी संरचना बनती है। ठीक है, तो इस पृथ्वी पर ज़्यादातर जो प्रोटीन है वो इसी रूप में मिलते हैं। ठीक है, टर्शरी में, तृतीय प्रोटीनीय स्ट्रक्चर में या संरचना में। अब चतुष्क क्वार्टरी प्रोटीन स्ट्रक्चर कौन सी है, सबसे ज़्यादा स्थायी रहने वाली है, सबसे ज़्यादा स्थायी रहने, जिसमें कि हेलिक्स के जो तृतीय है, जो हेलिक्स है, ये सब बहुत सारे आपस में जुड़ते हैं, जिससे ये संरचना बनती है चतुर्थ। ठीक है, जब बहुत सारी टर्शरी आपस में जुड़ जाती है, हेलिक्स आपस में जुड़ जाती है ना, इस सब आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, चतुष्क क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा स्थायी रहती है। अभी प्रोटीन का इतना हुआ। तो अब हमारी बुक का एक सबसे पहला जो पेज था, जो रामाचंद्रन के ऊपर लिखा होता है, साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करी थी, पीएचडी करी थी। ठीक है, जिनमें उन्होंने खोज करी थी कोलेजन प्रोटीन की, और इन्होंने बताया था जो कोलेजन प्रोटीन है ना, मतलब इन्होंने तृतीय है ना टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर की खोज करी थी, और इन्होंने बताया था जो कोलेजन है वो सबसे ज़्यादा एनिमल्स में मिलने वाला प्रोटीन है। ठीक है, कोलेजन रामाचंद्रन द्वारा इनकी खोज हुई थी, और रामाचंद्रन प्लॉट भी इन्होंने दिया था, जिसमें अल्फ़ा और बीटा जो हैं, अल्फ़ा हेलिक्स जो है, उनके बीच का क्या बताता है, एंगल बताने के लिए यूज़ किया था रामाचंद्रन प्लॉट, एंगल बताने के लिए। और कोलेजन प्रोटीन और तृतीय प्रोटीन स्ट्रक्चर इन्होंने डिस्कवर की थी, बताई थी। ठीक है, रामाचंद्रन द्वारा। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा।